हेलो प्यारे बच्चों, हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम कोलॉइड्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स क्या थी, सॉइल कोलॉइड क्या होता है और सॉइल कोलॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉइल कोलॉइड पे बात करेंगे, यानी सॉइल कोलॉइड की टाइप्स क्या क्या होते होंगे, ठीक है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉइल कोलॉइड। सॉइल कोलॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक कोलॉइड एंड ऑर्गेनिक कोलॉइड। तो बच्चों, सॉइल कोलॉइड आपका दो टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक कोलॉइड एंड ऑर्गेनिक कोलॉइड। इनऑर्गेनिक कोलॉइड फर्दर टू टाइप्स का होता है, सिलिकेट क्ले एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्ले, जिसे सिसकुई ऑक्साइड क्ले भी कहते हैं। बच्चों, इसके अलावा एक और टाइप्स होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो है एलोफेन एंड एसोसिएट अमोर्फस क्ले। लेकिन आपको ये दोनों ही टाइप्स याद रखने की इनऑर्गेनिक कोलॉइड दो टाइप्स का होता है, सिलिकेट क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्ले। बच्चों, सिलिकेट क्ले मिनरल और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर फर्दर थ्री टाइप्स का होता है, केओलाइनाइट ग्रुप, मोंटमोरिनोलाइट ग्रुप एंड इलाइट ग्रुप, जिसे हाइड्रस माइका भी कहते हैं। बच्चों, ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इसको डायरेक्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है कि सिलिकेट क्ले कितने टाइप्स का होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिलिकेट क्ले 3 टाइप्स का होता है, केओलाइनाइट, मोंटमोरिलाइट एंड इलाइट। इसके अलावा बच्चों, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये भी बन सकता है कि सॉइल कोलॉइड कितने टाइप्स का होता है। तो आपको बताना है सॉइल कोलॉइड 2 टाइप्स का होता है, इनऑर्गेनिक कोलॉइड एंड ऑर्गेनिक कोलॉइड। ऑर्गेनिक कोलॉइड का एग्जाम्पल ह्यूमस होता है। इनऑर्गेनिक कोलॉइड आल्सो नोन एज मिनरल कोलॉइड, यानी बच्चों इनऑर्गेनिक कोलॉइड को मिनरल कोलॉइड भी कहते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ क्ले, यानी बच्चों जो इनऑर्गेनिक कोलॉइड है उसमें मेनली क्ले ही होती है। बच्चों, सॉइल पार्टिकल साइज के बेसिस पर 3 टाइप्स की होती है। जब भी पार्टिकल की साइज आपकी लेस देन 0.002 मिलीमीटर से कम होगी तो इस पार्टिकल साइज की सॉइल को हम क्ले कहते हैं। और जब भी सॉइल के पार्टिकल की साइज 0.002 से 0.05 मिलीमीटर तक हो, इस टाइप के सॉइल पार्टिकल को हम सिल्ट कहते हैं। और जब भी सॉइल पार्टिकल की साइज 0.05 से 2 मिलीमीटर तक हो तो उसे हम सैंड कहते हैं। तो बच्चों, आपको इसका ऑर्डर याद रखना है। ICAR जेट में क्वेश्चन पूछा भी जाता है सैंड, सिल्ट और क्ले के ऑर्डर का। तो आपको ध्यान रखना है, सॉइल पार्टिकल की साइज जब भी सबसे कम हो तो वो क्ले होता है, सबसे ज़्यादा हो तो वो सैंड होता है, और जब भी सॉइल पार्टिकल की साइज इंटरमीडिएट हो तो क्या होता है बेटा, आपका सिल्ट होता है। ये ध्यान रखना है। तो डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज लेस देन 0.002 मिलीमीटर और 2 माइक्रोन, यानी जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर आपका 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। इनऑर्गेनिक कोलॉइड 2 टाइप्स का होता है, सिलिकेट क्ले एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्ले, जिसको हमने सिसकुई ऑक्साइड क्ले भी कहा था। इसके अलावा बच्चों जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी याद रख लेते हैं, वो क्या है, एलोफेन एंड एसोसिएट अमोर्फस क्ले। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि सॉइल कोलॉइड 2 टाइप्स का होता है, आपका इनऑर्गेनिक कोलॉइड एंड ऑर्गेनिक कोलॉइड। तो हम इनऑर्गेनिक कोलॉइड के सिलिकेट क्ले के बारे में बात करेंगे। तो सिलिकेट क्ले आपका मेनली फॉर्म्ड इन टेम्परेट रीजन। सिलिकेट क्ले का बच्चों जो फॉर्मेशन होता है वो टेम्परेट रीजन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेनली सिलिकेट क्ले किस रीजन में फॉर्म होती है, तो आपको क्या बताना, टेम्परेट रीजन में। बच्चों, टेम्परेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट, यानी ऐसा रीजन जहाँ टेम्परेचर न तो ज़्यादा हो न टेम्परेचर कम हो, यानी जहाँ ज़्यादा समर भी नहीं होता और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होता। इस टाइप के रीजन को क्या कहते हैं हम, टेम्परेट रीजन। तो पहले जो सिलिकेट क्ले की प्रॉपर्टीज है, शेप, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिलिकेट क्ले पार्टिकल्स आर प्लेट लाइक और थिन पेजेस ऑफ बुक लाइक और लेमिनेटेड शेप और हेक्सागोनल और हैव इरेगुलर रोड शेप। बच्चों, जो सिलिकेट क्ले के पार्टिकल्स होते हैं उनका शेप प्लेट लाइक, जो बुक के पेज होते हैं उनके जैसा, या लेमिनेटेड शेप। लेमिनेटेड शेप का मतलब बच्चों क्या होता है, कोई भी चौकोर चपटी चीज जैसे दरवाजा वगैरह, ठीक है। हेक्सागोनल और या इरेगुलर रोड शेप होता है। तो यानी सिलिकेट क्ले के पार्टिकल की साइज डिफरेंट होती है। जो सेकेंड सिलिकेट क्ले की प्रॉपर्टीज है वो है सरफेस एरिया। सिलिकेट क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन सो इट हैव वेरी हाई एक्सटर्नल सरफेस एरिया। बच्चों, जो सिलिकेट क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी माइन्यूट से होते हैं या वेरी फाइन होते हैं,
यानी बहुत ही छोटे या स्मॉल होते हैं। इस वजह से उनका जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इट हैव नेगेटिव चार्ज सो दे कैन अट्रैक्ट केटायन। बच्चों, सिलिकेट क्ले इनऑर्गेनिक कोलॉइड का एक टाइप है और हमें पढ़ चुके हैं, हम कोलॉइड की प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं कि कोलॉइड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो सिलिकेट क्ले पे भी कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को या केटायंस को। इसके बाद जो सिलिकेट क्ले की लास्ट प्रॉपर्टीज है वो है एडजॉर्ब्ड आयंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन क्ले पार्टिकल्स केटायंस आर एडजॉर्ब्ड ऑन इट्स सरफेस। यानी बच्चों, सिलिकेट क्ले के पार्टिकल्स पे जो नेगेटिव चार्ज होता है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज और केटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये जो केटायन होते हैं वो ये जो कोलॉइड होता है या सिलिकेट क्ले होता है इसकी सरफेस पर जाकर जुड़ जाते हैं। Adsorbed cation on clay particles exist in the form of unstable layer and can be replaced by other cations. It is known as cation exchange. यानी बच्चों, इस सिलिकेट क्ले के पार्टिकल्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज और केटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज यानी केटायन नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर जुड़ जाते हैं। इससे बच्चों क्या होता है, एक आयनिक डबल लेयर बनती है जिसमें अंदर यानी इंटरनल सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है और आउटर लेयर या एक्सटर्नल लेयर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और बच्चों, ये जो डबल लेयर बनती है ये अनस्टेबल होती है, यानी इससे हम जो नेगेटिव चार्ज पर जो पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है उस पॉजिटिव चार्ज को हम अदर पॉजिटिव चार्ज या अदर केटायन से रिप्लेस कर सकते हैं और इसी को केटायन एक्सचेंज कहते हैं। यानी बच्चों, केटायन एक्सचेंज क्या होता है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यानी केटायन का अनदर पॉजिटिव चार्ज और केटायन से रिप्लेस होना या सब्स्टिट्यूट होना क्या कहलाता है, आपका केटायन एक्सचेंज। केटायन ऑन क्ले पार्टिकल्स आर एक्सचेंजेबल। यानी बच्चों, जो सिलिकेट क्ले के पार्टिकल्स हैं जिन पर जो केटायन जुड़े हुए होते हैं, किस वजह से जुड़े हुए होते हैं बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एक्सचेंजेबल होते हैं, यानी इनको कोई अदर केटायन एक्सचेंज कर सकता है। इसके बाद बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है केमिकल एंड मिनरल कंपोजिशन ऑफ सिलिकेट क्ले। क्ले पार्टिकल्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। बच्चों, जो सिलिकेट क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं। बच्चों, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है कि जो सिलिकेट क्ले के क्ले पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में मिलते हैं, यानी कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो जुड़े हुए होते हैं। On the basis of mineral and chemical composition, silicate clay is classified into 3 parts. यानी बच्चों, सिलिकेट क्ले को केमिकल और मिनरल कंपोजिशन के बेसिस पर 3 पार्ट्स या 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ होता है। मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर बच्चों, जो सिलिकेट क्ले 3 टाइप्स की होती है वो ये है केओलाइनाइट ग्रुप, मोंटमोरिलोनाइट ग्रुप एंड इलाइट ग्रुप। तो बच्चों, हम इनको एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो पहले हम केओलाइनाइट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। केओलाइनाइट ग्रुप को 1:1 टाइप मिनरल भी कहते हैं। इट मेनली हैज केओलाइनाइट मिनरल। जो केओलाइनाइट ग्रुप जिसे 1:1 टाइप मिनरल भी कहते हैं, इसमें मेनली केओलाइनाइट मिनरल मिलता है। केओलाइनाइट पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन यूनिट्स। यानी बच्चों, केओलाइनाइट ग्रुप में जो पार्टिकल्स मिलते हैं वो भी क्रिस्टलाइन यूनिट से मिलके बने होते हैं। यानी बच्चों, जो इसकी यूनिट्स बनी होती है, यानी इसमें जो क्रिस्टल्स पार्टिकल का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिलता है। इन क्रिस्टलाइन यूनिट्स 1 लेयर ऑफ एल्यूमिना कंबाइन विद 1 लेयर ऑफ सिलिका। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्ले इज नोन एज 1:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर। यानी बच्चों, इन क्रिस्टलाइन यूनिट्स में एक एल्यूमिना की लेयर एक सिलिका लेयर के साथ कंबाइन होती है, इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को 1:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर कहते हैं। बच्चों, इसको हम डिटेल में समझेंगे। जो एल्यूमिना होता है जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है और इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। यानी बच्चों, इसमें एक एल्यूमिनियम 6 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है और एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाता है। यानी इसका जो क्रिस्टल होता है वो किस शेप का होता है, आपका ऑक्टाहेड्रॉन का। इसी तरीके से एक सिलिका का अगर क्रिस्टल ले तो एक सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, और ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। यानी बच्चों, इसमें एक सिलिका 4 ऑक्सीजन एटम के साथ टेट्राहेड्रॉन शेप में अरेंज होती है। तो बच्चों, ऐसे ही एल्यूमिना के बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के ऑक्टाहेड्रल शीट बनाते हैं और सिलिका यानी SiO2 के टेट्राहेड्रॉन पार्टिकल जुड़कर टेट्राहेड्रल सीड बनाते हैं और ये दोनों लेयर आपस में कंबाइन होती है
तो एक लेयर जब सिलिका की और एक लेयर एल्यूमिना की कंबाइन होती है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? 1:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर। बच्चों इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे। द लेयर ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका आर joined टुगेदर बाय O2 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच गिव स्ट्रेंथ टू द लेयर। बच्चों जो एक एल्यूमिना की लेयर एक सिलिका की लेयर के साथ जुड़ी होती है वो ऑक्सीजन एटम से या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ी होती है और ये इन लेयर्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। बच्चों आपको यहाँ ध्यान रखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जो एल्यूमिना और सिलिका की लेयर है वो कौन से एटम के द्वारा जुड़ी होती है? तो ऑक्सीजन के द्वारा। केओलाइनाइट क्रिस्टल यूजुअली आर हेक्सागोनल इन शेप। केओलाइनाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो शेप में हेक्सागोनल होते हैं। ओनली आउटर और एक्सटर्नल लेयर ऑफ केओलाइनाइट इज रिएक्टिव सो इट हैव वेरी लो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। यानी बच्चों जो केओलाइनाइट ग्रुप होता है इसमें क्या होता है? ओनली आउटर सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस ही रिएक्टिव होती है, यानी उस पर जो नेगेटिव चार्ज है आउटर वाली सरफेस पर ही, उन्हीं पर ही केटायन आकर जुड़ते हैं। इसकी इंटरनल सरफेस पर केटायन आकर नहीं जुड़ पाते। अगर केटायन आकर ही नहीं जुड़ पाएंगे तो एक्सचेंज भी नहीं हो पाते, बस आउटर सरफेस पे ही केटायन आकर जुड़ सकते हैं। तो आउटर वाली सरफेस है उस पर जो केटायन जुड़े हुए हैं उन्हीं को अदर केटायन रिप्लेस कर सकते हैं, तो उनका अमाउंट कम होता है, इसलिए इसकी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। बच्चों केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है कि जो क्ले पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है उस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो क्या करते हैं? केटायन को एडजॉर्ब करते हैं। अब बच्चों जो केटायन एडजॉर्ब हुए हैं उनको अदर केटायन क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, तो या उनको अदर केटायन एक्सचेंज कर सकता है। यानी बच्चों टोटल सम ऑफ एक्सचेंजेबल केटायन एडजॉर्ब्ड ऑन क्ले पार्टिकल्स, उसी को हम क्या कहते हैं? केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इट्स कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज Al4Si4O10OH8। यानी बच्चों इसका जो कंपोजिशन या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Al4Si4O10OH8। बच्चों ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में पेपर में पूछा जा सकता है। प्लास्टिसिटी, कोहेजन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज आर आल्सो वेरी लो इन केओलाइनाइट। यानी बच्चों जो केओलाइनाइट ग्रुप होता है इसमें इनकी जो प्लास्टिसिटी, कोहेजन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है? कम होती है। बच्चों हम इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लास्टिसिटी क्या था? कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड इज नोन एज प्लास्टिसिटी। कोहेजन क्या था बच्चों? कि सिमिलर टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? आपका कोहेजन। स्वेलिंग क्या था बच्चों? कि जब भी सोइल के पार्टिकल्स में वाटर का एडिशन होगा तो वो क्या करता है? उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी उनके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, और उसी को हमने क्या कहा था? स्वेलिंग। इसके अलावा बच्चों श्रिंकेज क्या होता है? कि जब भी ड्राइंग होगी यानी ऑन ड्राइंग सोइल में क्या होता है? कंप्रेशन होता है, यानी सोइल के पार्टिकल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होगा उनके बीच में। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? उनका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, सोइल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? श्रिंकेज। यानी सोइल एक तरीके से श्रिंक हो जाएगी। ठीक है। केओलाइनाइट हैज हाई पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। बच्चों केओलाइनाइट ग्रुप में पोरोसिटी ज़्यादा होती है और परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो बच्चों हम इसको एक लेयर स्ट्रक्चर या लाइन डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे बच्चों हमने क्या कहा था कि जो केओलाइनाइट ग्रुप होता है जिसको 1:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर कहा था, यानी इसमें एक एल्यूमिना लेयर एक सिलिका लेयर के साथ ऑक्सीजन एटम्स के साथ या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ी होती है ना। तो बच्चों इसकी यानी क्रिस्टलाइन यूनिट्स में एक एल्यूमिना लेयर होती है और एक सिलिका लेयर होती है जो कि ऑक्सीजन एटम से जुड़ी हुई होती है ना। ऐसे दूसरी इसकी क्या बना रखी? क्रिस्टलाइन यूनिट, जिसमें एक एल्यूमिना लेयर है और एक सिलिका लेयर है। इन दो क्रिस्टलाइन यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, यानी नॉन एक्सपेंडेड डिस्टेंस होती है। ठीक है। यानी बच्चों इसमें इंटरनल सरफेस इनएक्टिव होती है, यानी इसकी जो ये क्रिस्टलाइन यूनिट्स है इनके बीच में जो इंटरनल सरफेस है वो रिएक्टिव नहीं होती। ओनली केओलाइनाइट ग्रुप के इस स्ट्रक्चर में आउटर सरफेस से क्या होती है? रिएक्टिव, यानी इसकी एक्सटर्नल सरफेस से क्या होती है? रिएक्टिव। यानी इसके जो बाहर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है उन्हीं पर पॉजिटिव आकर जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों। और ये पॉजिटिव चार्ज किसी अदर पॉजिटिव चार्ज या केटायन एक्सचेंज हो सकते हैं। यानी बच्चों केओलाइनाइट ग्रुप के इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है कि इसकी आउटर सरफेस ही रिएक्टिव होती है और आउटर सरफेस पर ही केटायन एक्सचेंज हो सकता है। इसलिए इसका केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है? कम होता है, क्योंकि बच्चों जब केटायन ही कम आकर जुड़ेंगे तो एक्सचेंज भी कम होंगे, इसलिए उनकी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होगी? कम होती है। और अंदर बच्चों नेगेटिव चार्ज ही मिलता है, क्योंकि अंदर
दो क्रिस्टलाइन यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस कम थी, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज या केटायन अंदर नहीं जा पाते, इसलिए इसकी जो इंटरनल सरफेस होती है वो इनएक्टिव होती है। और बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे पेपर में केओलाइनाइट, मोंटमोरिलाइट एंड इलाइट ग्रुप के लेयर स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो आपको ये डायग्राम बना के आने अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। इसके बाद बच्चों सिलिकेट क्ले का जो नेक्स्ट टाइप है वो है मोंटमोरिलाइट ग्रुप, जिसे मोर एक्सपेंडेड 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल भी कहते हैं। इट मेनली हैज मोंटमोरिलाइट मिनरल, यानी बच्चों जो मोंटमोरिलाइट ग्रुप होता है उसमें मेनली कौन सा मिनरल मिलता है, मोंटमोरिलाइट मिनरल। मोंटमोरिलाइट पार्टिकल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन यूनिट्स। बच्चों जो मोंटमोरिलाइट्स के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्रिस्टलाइन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसको 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल क्यों कहते हैं बच्चों, 2 सिलिका लेयर कंबाइन विद 1 एल्यूमिना लेयर इन क्रिस्टलाइन यूनिट्स, सच टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर इज नोन एज 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर। यानी जब भी बच्चों 2 सिलिका लेयर एक एल्यूमिना लेयर के साथ कंबाइन होती है, इस टाइप से जो क्ले स्ट्रक्चर बनता है उसे 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी जो 2 सिलिका की लेयर यानी 2 टेट्राहेड्रल सीट होती हैं और उनके बीच में एक एल्यूमिना लेयर यानी एल्यूमिना Al2O3 की ऑक्टाहेड्रल सीट होती है, और इससे जो क्ले स्ट्रक्चर बनता है उसे 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर कहते हैं। बच्चों इसको हम लेयर स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे तो वहाँ इजीली इसको हम समझ सकते हैं। एल्यूमिना लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 सिलिका लेयर्स। बच्चों जो मोंटमोरिलाइट ग्रुप होता है इसमें जो एल्यूमिना लेयर होती है वो 2 सिलिका लेयर के बीच में होती है। एल्यूमिना एंड सिलिका लेयर आर जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्सीजन एटम, यानी बच्चों जो एल्यूमिना लेयर 2 सिलिका लेयर के बीच में होती है, यानी 2 सिलिका लेयर से जो जुड़ी होती है वो ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ी होती है। दीज 2 लेयर्स आर जॉइंड विद वीक बॉन्ड। दो बच्चों ये दोनों सिलिका और एल्यूमिना लेयर वीक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, यानी जनरली इसमें जो बॉन्ड मिलता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों। इट्स कंपोजिशन और स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज Al4Si8O20OH4। बच्चों जो मोंटमोरिलाइट ग्रुप होता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला Al4Si8O20OH4 होता है। बच्चों आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में से पूछा जा सकता है। Its internal and external surface are highly reactive, therefore it has higher cation exchange capacity than kaolinite। यानी बच्चों जो मोंटमोरिलाइट ग्रुप होता है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सरफेस रिएक्टिव होती हैं। अगर बच्चों जब इंटरनल और आउटर सरफेस रिएक्टिव होंगी तो यानी इंटरनल सरफेस में भी यहाँ केटायन एक्सचेंज होता है और आउटर सरफेस में भी यहाँ केटायन एक्सचेंज होता है, यानी यहाँ केटायन जो एक्सचेंजेबल केटायन है उनका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट हैज लो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। बच्चों इसकी पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी कम होती है। प्लास्टिसिटी, कोहेजन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज आर हाई। बच्चों इसकी प्लास्टिसिटी, कोहेजन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज हाई होती हैं। Such type of soil swell up on addition of water and contracts or shrink on drying, which creates deep cracks in soil. It makes difficulty for cultivation। यानी बच्चों जब भी इस टाइप की सोइल में या इस टाइप की क्ले में वाटर का एडिशन होगा तो ये स्वेल अप होंगी यानी फूल जाएंगी, और जब ये ड्राई होंगी यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा हो और वाटर इवोपरेट होकर निकल जाए तो इस सोइल के पार्टिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और श्रिंक होंगे। इस वजह से इस टाइप की सोइल में बच्चों डीप क्रैक्स बन जाते हैं। इस वजह से कल्टीवेशन में दिक्कत आती है, बच्चों कल्टीवेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चों हम लाइन डायग्राम या लेयर स्ट्रक्चर ऑफ मोंटमोरिलाइट ग्रुप देखेंगे। यानी बच्चों हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है हम उसको इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा मोंटमोरिलाइट ग्रुप को बच्चों 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, इसमें एक सिलिका लेयर ये है, एक सिलिका लेयर ये है। इसमें 2 सिलिका लेयर बच्चों एक एल्यूमिना लेयर के साथ कंबाइन होती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर। और इसमें हमने भी पढ़ा है कि 2 सिलिका लेयर एल्यूमिना लेयर के साथ ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ी होती हैं। और बच्चों इसकी जो ये पूरी जो क्रिस्टलाइन यूनिट्स है और ये जो दूसरी इसकी क्रिस्टलाइन यूनिट्स है इनके बीच में जो इंटरनल सरफेस होती है वो रिएक्टिव होती है यानी वो एक्टिव होती। बच्चों मोंटमोरिलाइट ग्रुप में 2 क्रिस्टलाइन यूनिट्स के बीच में
डिस्टेंस ज़्यादा होती है यानी एक्सपेंडेड डिस्टेंस होती है। इस वजह से बच्चों इन क्रिस्टलाइन यूनिट्स पे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उन पर केटायन जाकर जुड़ सकते हैं यानी वो केटायन को अट्रैक्ट कर सकती हैं और इतनी जगह होती है कि केटायन अंदर जा सकते हैं। और आउटर सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस पर भी जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे भी केटायन आकर जुड़ सकते हैं। यानी बच्चों मोंट मोनोलाइट ग्रुप में इंटरनल लेयर और एक्सटर्नल लेयर दोनों एक्टिव होती हैं और दोनों पर ही केटायन एक्सचेंज होता है। अगर दोनों पर ही केटायन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो केटायन एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। इस वजह से इनकी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके कंपेयर में, केओलाइनाइट के कंपेयर में। बच्चों हम जो इन सिलिकाइट क्ले के अंदर जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला या कंपोजिशन की बात करें उसका मतलब क्या है बच्चों कि जो क्रिस्टलाइन यूनिट्स होती है इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और जो ऑक्सीजन है इनका नंबर कितना है उसी को हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों जो हमारा सिलिकेट क्ले का थर्ड टाइप है वो है इलाइट ग्रुप और 2:1 लेस एक्सपेंडेड टाइप ऑफ मिनरल। इट मेनली हैज इलाइट मिनरल। बच्चों इसमें जो मेनली इलाइट मिनरल होता है दिस ग्रुप इज आल्सो नोन एज हाइड्रस माइका। बच्चों इसे हाइड्रस माइका के नाम से भी जानते हैं। इलाइट पार्टिकल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन यूनिट्स। बच्चों जो इलाइट के पार्टिकल्स हैं वो भी क्रिस्टलाइन यूनिट से मिलके बने होते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज आल्सो 2:1 विच इज सिमिलर टू मोंट मोनोलाइट ग्रुप। यानी बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर होता है जो कि मोंट मोनोलाइट ग्रुप के सिमिलर होता है। इट आल्सो हैव 2 सिलिका लेयर एंड 1 एल्यूमिना लेयर इन क्रिस्टलाइन यूनिट्स। यानी बच्चों इसकी जो क्रिस्टलाइन यूनिट्स होती है उसमें 2 सिलिका लेयर होती हैं और 1 एल्यूमिना लेयर होती हैं। इट्स पार्टिकल आर लार्जर इन साइज देन मोंट मोनोलाइट। बस बच्चों आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो इलाइट ग्रुप होते हैं तो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मोंट मोनोलाइट से बड़े होते हैं। इट्स कंपोजिशन और स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज Kl4Si8O20OH4। बच्चों जो इलाइट ग्रुप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो Kl4Si8O20OH4 होता है। यानी बच्चों इलाइट का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो मोंट मोनोलाइट जैसा ही होता है, बस यहाँ क्रिस्टलाइन यूनिट्स के बीच में पोटेशियम होता है। तो आपको अगर मोंट मोनोलाइट ग्रुप का फॉर्मूला याद है तो आप इलाइट ग्रुप का फॉर्मूला भी इजीली बता सकते हो। बस आपको आगे क्या लिखना है, पोटेशियम। तो बच्चों हम इलाइट ग्रुप को लेयर स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। इलाइट ग्रुप को बच्चों हमने 2:1 लेस एक्सपेंडेड टाइप ऑफ मिनरल कहा है। यानी बच्चों इसमें भी 2 सिलिका लेयर 1 एल्यूमिना लेयर के साथ ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होती है। बच्चों यहाँ 2 क्रिस्टलाइन यूनिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है यानी लेस एक्सपेंडेड होती है। और यहाँ 2 क्रिस्टलाइन यूनिट्स के बीच में एक आयन पोटेशियम मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो केओलाइनाइट से तो ज़्यादा होती है लेकिन मोंट मोनोलाइट से कम होती है। और जो ये केटायन है इनको अदर केटायन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसके आउटर सरफेस तो एक्टिव होती है और बच्चों इसकी इंटरनल सरफेस भी क्या होती है, एक्टिव होती है। लेकिन पोटेशियम आयन की वजह से बच्चों यहाँ जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो और यहाँ ये पोटेशियम 2 क्रिस्टलाइन यूनिट्स के बीच में होता है। तो इसकी वजह से बच्चों इसकी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी केओलाइनाइट से तो ज़्यादा होती है लेकिन मोंट मोनोलाइट से कम होती है। पोटेशियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 क्रिस्टलाइन यूनिट्स। बच्चों 2 क्रिस्टलाइन यूनिट के बीच में पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम इट कैन नॉट एक्सपेंड मोर लाइक मोंट मोनोलाइट। तो बच्चों इस पोटेशियम की प्रेजेंस की वजह से ये 2 क्रिस्टलाइन यूनिट्स एक्सपेंड नहीं कर सकती जैसे मोंट मोनोलाइट में। इस वजह से यहाँ केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होती है बच्चों, कम होती है। प्लास्टिसिटी, कोहेजन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज ऑफ इलाइट इज लेसर देन मोंट मोनोलाइट बट हायर देन केओलाइनाइट। तो बच्चों प्लास्टिसिटी, कोहेजन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज जो प्रॉपर्टीज होती है इलाइट की वो मोंट मोनोलाइट से तो कम होती है लेकिन केओलाइनाइट से ज़्यादा होती हैं। तो बच्चों हम इनऑर्गेनिक कोलोइड के जो सिलिकेट क्ले के जो तीनों टाइप्स हैं, केओलाइनाइट, मोंट मोनोलाइट एंड इलाइट ग्रुप, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या है कि जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं तो इसमें सिलिकेट क्ले मिनरल्स के जो टाइप्स दिए हुए हैं बच्चों इनके बीच में कंपैरिजन पूछ सकता है। तो बच्चों जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल। यानी जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन।
तो बच्चों हमने जो ये कॉलम बनाया हुआ है ये प्रॉपर्टीज का कॉलम है। इसमें हम मोंट मोनोलाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ये इलाइट और केओलाइनाइट। तो बच्चों जो मोंट मोनोलाइट ग्रुप है उसका जो क्ले स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर या हाईली एक्सपेंडेड 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर। जबकि इलाइट का जो क्ले स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बच्चों आपका 2:1 टाइप लेस एक्सपेंडेड क्ले स्ट्रक्चर। जबकि केओलाइनाइट का जो क्ले स्ट्रक्चर होता है वो 1:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर होता है। बच्चों जो मोंट मोनोलाइट के जो पार्टिकल हैं उनकी साइज 0.01 से 1 माइक्रोन तक होती है, जबकि इलाइट के जो पार्टिकल है उनकी साइज 0.1 से 2 माइक्रोन होती है एंड केओलाइनाइट के जो पार्टिकल हैं वो 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन तक होते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटे पार्टिकल मोंट मोनोलाइट में होते हैं, उससे बड़े पार्टिकल इलाइट में होते हैं और सबसे बड़े पार्टिकल साइज केओलाइनाइट में होती है। तो बच्चों जब पार्टिकल साइज ज़्यादा होगी, पार्टिकल साइज ज़्यादा होने की वजह से बच्चों हम ये भी जानते हैं जब पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं तो उनके बीच में जो पोरोसिटी और परमेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो बच्चों इसी वजह से जो केओलाइनाइट ग्रुप होता है उसमें हमने देखा भी था कि उनकी पोरोसिटी और परमेबिलिटी क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है। जो मोंट मोनोलाइट के पार्टिकल होते हैं उनकी शेप इरेगुलर होती है, इलाइट ग्रुप के पार्टिकल की शेप भी इरेगुलर होती है, जबकि केओलाइनाइट पार्टिकल हेक्सागोनल शेप के होते हैं। बच्चों मोंट मोनोलाइट के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक होते हैं, इसलिए इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो बच्चों मोंट मोनोलाइट का सरफेस एरिया 700 से 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम तक होता है, जबकि इलाइट का सरफेस एरिया 100 से 120 मीटर स्क्वायर पर ग्राम तक होता है, जबकि केओलाइनाइट का सरफेस एरिया 5 से लेकर 20 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। यानी बच्चों मोंट मोनोलाइट के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं इसलिए इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जबकि केओलाइनाइट के पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं इसलिए इनका सरफेस एरिया कम होता है। तो बच्चों मोंट मोनोलाइट के इंटरनल सरफेस हाई होती है, इलाइट की मीडियम होती है और केओलाइन नॉट एट ऑल। यानी बच्चों केओलाइनाइट में इंटर सरफेस एरिया प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि केओलाइनाइट की जो क्रिस्टलाइन यूनिट्स है उनके बीच में डिस्टेंस एक्सपेंडेड डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होती। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है एक्सटर्नल सरफेस। तो मोंट मोनोलाइट में जो एक्सटर्नल सरफेस हाई होती है यानी ज़्यादा होता है, जबकि इलाइट में ये मीडियम होता है और केओलाइनाइट में एक्सटर्नल सरफेस कम होती है, इसलिए इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कम होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है कोहेजन, प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। तो बच्चों मोंट मोनोलाइट में ये प्रॉपर्टीज हाई होती हैं, इलाइट में मीडियम होती हैं और केओलाइनाइट में ये लो होती हैं। इसके अलावा जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की एसआई यूनिट सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है। बच्चों जो मोंट मोनोलाइट है, मोंट मोनोलाइट ग्रुप होता है उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 60 से लेकर 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है, जबकि इलाइट की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 20 से लेकर 40 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है, जबकि केओलाइनाइट की जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो 3 से लेकर 15 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है। बच्चों यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जेट वगैरह में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी AEC। तो बच्चों हमने देखा मोंट मोनोलाइट की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इनकी एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है। इलाइट की एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी मीडियम होती है और केओलाइनाइट की एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी हाई होती है क्योंकि इनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है सब्स्टिट्यूशन। बच्चों सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर सिलिकेट क्ले पर जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज आकर जुड़ा है या कैटायन आकर जुड़ा है, उस पॉजिटिव चार्ज को कोई अनदर पॉजिटिव चार्ज जिसकी साइज भी सिमिलर हो, अगर वो क्या कर दे उसको रिप्लेस कर दे या सब्स्टिट्यूट कर दे, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों जो मोंट मोनोलाइट सिलिकेट ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, आपका जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो एल्यूमिना लेयर में होता है, यानी जो ऑक्टाहेड्रल शीट होती है, यानी जो लेयर एल्यूमिना की बनी हुई है, यानी जो Al2O3 की बनी हुई है, उसमें उस एल्यूमिनियम का सब्स्टिट्यूशन मैग्नीशियम या आयरन से होता है। बच्चों इसको हम आगे समझेंगे डिटेल में।
इसके बाद जो इलाइट में सब्स्टिट्यूशन होता है वो सिलिका लेयर में होता है। यानी बच्चों जो टेट्राहेड्रल शीट बनी हुई है जो किससे मिलकर बनी हुई है, आपकी सिलिका से, यानी SiO2 से बनी हुई है। SiO2 के बहुत सारे टेट्राहेड्रॉन आपस में जुड़े होते हैं। तो जो सिलिका लेयर में सिलिकॉन है उसका सब्स्टिट्यूशन एल्यूमिनियम के द्वारा होता है ना। केओलाइनाइट में बच्चों कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो बच्चों हमने सॉइल कोलोइड के इनऑर्गेनिक कोलोइड जो कि फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड था, सिलिकेट क्ले एंड आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्ले, जिसको हमने सिस्कोई ऑक्साइड क्ले भी कहा था। तो बच्चों आपके ओनली सिलेबस में डिटेल डिस्कशन इनऑर्गेनिक कोलोइड का और ऑर्गेनिक कोलोइड का दे रखा है। इनऑर्गेनिक कोलोइड में भी बच्चों सिलिकेट क्ले का दे रखा है। तो हमने सिलिकेट क्ले के केओलाइनाइट ग्रुप, मोंटमोनालाइट ग्रुप एंड इलाइट ग्रुप के बारे में डिटेल पढ़ लिया है और उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में कंपैरिजन भी कर लिया है। तो बच्चों जो सिलिकेट क्ले है या जो इनऑर्गेनिक कोलोइड है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक कोलोइड। इन सोइल क्ले इज एक्टिव कंपोनेंट, इट अफेक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। The presence of clay increases the fertility and strength और capacity of soil। जैसे बच्चों हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसी तरीके से सोइल में बच्चों जो क्ले होती है वो एक्टिव कंपोनेंट होती है और सोइल का ब्रेन क्ले को माना जाता है और ये सोइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है ना। इस क्ले की वजह से ही सोइल की फर्टिलिटी और सोइल के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है ये भी इंक्रीज होती है। तो बच्चों क्ले मिनरल्स की सोइल में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम पॉइंट वाइज समझते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है बच्चों सोइल फर्टिलिटी। प्रेजेंस ऑफ क्ले इन सोइल इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स विच इंक्रीजेज सोइल फर्टिलिटी। तो बच्चों सोइल में इस क्ले की प्रेजेंस की वजह से मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये कैसे होता होगा बच्चों, इस सोइल में जो क्ले है, अगर क्ले की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसको अट्रैक्ट करती है या किसको एडजॉर्ब करेगी अपनी सरफेस पे, डिफरेंट डिफरेंट केटायन को। और बच्चों डिफरेंट डिफरेंट केटायन अदर केटायन से एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी इस तरीके से सोइल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केटायन या न्यूट्रिएंट्स जिनको हम मिनरल्स भी कह सकते हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे और सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट ही ध्यान रखना है, सोइल फर्टिलिटी को हम केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी सोइल की केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो सोइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकेंड पॉइंट है बच्चों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WHC। Clay particles are very fine and their pore size is also very small. Due to this, water holding capacity of soil increases। बच्चों सोयल में जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वेरी फाइन होते हैं या बहुत छोटे होते हैं और इनकी पोर साइज भी कम होती है। तो बच्चों पोर साइज कम होने की वजह से और पार्टिकल छोटे होने की वजह से इसके अंदर वाटर ट्रैप रहता है या वाटर होल्ड रहता है, इस वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी जब रेनफॉल वगैरह होता है तो इन छोटे पार्टिकल में पोर कम होने की वजह से वाटर इनफिल्ट्रेशन के द्वारा नीचे ज़्यादा नहीं पहुंच सकता, ओनली वो वहीं रुक जाता है, इसलिए वाटर को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, यानी इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ड्यू टू हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लीचिंग ऑफ वाटर डिक्रीजेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स इंक्रीजेज। तो बच्चों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से यानी वाटर को इन पार्टिकल्स के अंदर रिटेन रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर की लीचिंग भी नहीं होती, यानी वाटर बर्बाद भी नहीं होता और जो वाटर की अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए वो भी बढ़ जाती है। और बच्चों सोइल में जो वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है उस वजह से जो उसके सोइल के अंदर जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो भी इजीली सोल्यूबल हो जाते होंगे। बच्चों वाटर का काम क्या है, वो जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स है उनको सोल्यूबल बनाना। जैसे वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं तो प्लांट्स को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। बच्चों हम CEC क्या होता है, आपका टोटल सम ऑफ एक्सचेंजेबल केटायंस, उसी को हम क्या कहते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल इन सोइल इंक्रीजेज द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सोइल। बच्चों सोइल में क्ले मिनरल्स की वजह से सोइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, सोइल में जैसे ही बच्चों क्ले पोर्शन ज़्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज और कैटायन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर कैटायन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो अनदर कैटायन से ये कैटायन को एक्सचेंज ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए इनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। Adsorbed ions are dissolved in soil solution by cation exchange and easily become available for plants। बच्चों इसका मतलब ये है कि जैसे
जो क्ले पर नेगेटिव चार्ज था उसने केटाइन को एडजॉर्ब किया था, और साथ में जो सोइल सॉल्यूशन है यानी सोइल में वाटर जैसे मिक्स होता है तो उससे क्या बनता है बच्चों, सोइल सॉल्यूशन। तो सोइल सॉल्यूशन में भी जो डिफरेंट डिफरेंट केटाइंस मिल रहे हैं और जो सिलिकेट क्ले पर केटाइन एडजॉर्ब हुए हैं, तो सिलिकेट क्ले के केटाइन को सोइल सॉल्यूशन के केटाइन द्वारा एक्सचेंज किया जा सकता है। और अभी हमने बच्चों पढ़ा भी था कि एक केटाइन को दूसरे केटाइन से एक्सचेंज करने के कहलाता है केटाइन एक्सचेंज। तो इससे क्या होगा बच्चों कि जो सिलिकेट क्ले पर केटाइन जुड़ा हुआ था वो सॉइल सॉल्यूशन में लगे हुए प्लांट को मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडजॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्ले हैज हाई एक्सटर्नल सरफेस एरिया बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो बच्चों जो क्ले होती है इसका सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि ये किस फॉर्म में मिलती है आपको, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। These particles have negative charge, so it can easily adsorb cation. In this way, plants can get nutrients easily. तो बच्चों क्या होता है, तो ये पार्टिकल्स होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये केटाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये केटाइन इनकी सरफेस पर जाकर एडजॉर्ब हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो क्ले पार्टिकल है इसकी सरफेस पे केटाइन, जिनको हम मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, ये बढ़ जाते हैं और प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है इंक्रीमेंट इन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी बच्चों एक क्ले मिनरल की वजह से सोइल में न्यूट्रिएंट का स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हाई एडजॉर्प्शन ऑफ केटाइंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम एटेक्स्ट्रा ऑन द सरफेस ऑफ क्ले, द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीजेज। तो बच्चों क्या हो रहा है कि जो क्ले है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर जो केटाइन या पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो जो केटाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, वो मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, ये सब क्ले की सरफेस पर जाकर जुड़ जाते हैं। तो इससे बच्चों क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज इंक्रीज हो रहा है। ये सभी किसकी तरह एक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की तरह, क्योंकि बच्चों कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम इनका प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, हर एक न्यूट्रिएंट्स का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है बाइंडिंग इफेक्ट। Fine particles of clay combine with each other and converted into larger particles and have capacity to bind the sand particles. This property increases the physical condition of soil. तो बच्चों जो सिलिकेट क्ले है इनका सोइल के ऊपर कुछ ना कुछ बाइंडिंग इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो क्ले के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते जाते हैं, यानी एक दूसरे से कंबाइन होते जाते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन होकर लार्ज पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। और ये लार्ज पार्टिकल में चेंज होने से बच्चों ये किसके साथ जुड़ सकते हैं, सैंड पार्टिकल के साथ भी जुड़ सकते हैं। इस वजह से सोइल की फिजिकल कंडीशन क्या होती है, इंप्रूव होती है, और इससे सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। तो बच्चों अभी तक हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉइल कोलोइड के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें से हमने इनऑर्गेनिक कोलोइड के अंदर जो सिलिकेट क्ले था, सिलिकेट क्ले के जो तीनों टाइप्स केओलाइनाइट, मोंटमोरियलाइट एंड इलाइट ग्रुप थे, उन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी कर ली। इसके अलावा हमने इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज थी उनके बीच में कंपैरिजन भी कर लिया, और इसके अलावा हमने इनऑर्गेनिक कोलोइड या सिलिकेट जो क्ले है या क्ले मिनरल, जिसको हमने क्ले मिनरल भी कह रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली है। इसके अलावा बच्चों अब जो इस चैप्टर में जो लास्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है आपका ऑर्गेनिक कोलोइड, जिसका एग्जाम्पल ह्यूमस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।